राइट। सो आज बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की। ठीक है जी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंजाइम एक्शन। हमने एक मैकेनिज्म पढ़ लिया था, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द लॉक एंड की मॉडल। आज बात करेंगे हम इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक है, क्या है इसका मतलब। इसके बाद हम देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ग्राफ वगैरह की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पहले मैं आपको ना रिकेप देना चाहूंगा पिछले लेक्चर्स का कि अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ एंजाइम। ठीक है जी, जो कोहो है उन्होंने इनको डिस्कवर किया था 1878 के अंदर। उसके बाद हमने देखा कि एंजाइम मोस्टली प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, कुछ आरएनए भी एंजाइम का काम कर लेते हैं। उन आरएनएस को राइबोजाइम कहा जाता है। जो एंजाइम है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सेल के अंदर बनेंगे, मोस्टली प्रोटीनेशियस इन नेचर होंगे मोस्टली, लेकिन कुछ आरएनए भी एंजाइम का काम कर सकते हैं। ठीक है, एंजाइम की डेफिनेशन है दे आर द बायोकैटालिस्ट, दैट मीन दे कैन स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन व्हिच आर गोइंग इनसाइड द लिविंग सेल। ठीक है जी, ये एंजाइम की डेफिनेशन है। अच्छा, एंजाइम जिस चीज पर एक्ट करते हैं उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से बड़े होते हैं, अपने सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम को कांस्टेंट ना पीएच चाहिए अपने वर्क के लिए। हर एंजाइम की पीएच अपनी होती है अपने काम करने के लिए। अगर वो पीएच ना मिली तो एंजाइम वर्क नहीं कर पाएगा। ये बातें हमने कर ली थी। ठीक है, जब हम एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एंजाइम का स्ट्रक्चर, एंजाइम में एक स्पेसिफिक साइट होती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट की दो साइड्स होती हैं, देयर इज बाइंडिंग साइट एंड देयर इज कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट जो है सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाएगी। व्हिच काइंड ऑफ बॉन्ड इट इज सिकंदर? हाइड्रोजन बॉन्ड। कैटालिटिक साइट जो है वो कैटालिसिस जो है, ब्रेकडाउन जो है वो स्टार्ट करेगी। दूसरा पार्ट था स्ट्रक्चरल पार्ट। स्ट्रक्चरल पार्ट, कुछ एंजाइम इस एक्सक्लूसिवली प्रोटीन के बने हुए होते हैं, दे आर नोन एज सिंपल एंजाइम। कुछ एंजाइम में प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, दिस काइंड ऑफ एंजाइम इज नोन एज कॉन्जुगेटेड एंजाइम और होलो एंजाइम। जो प्रोटीन पार्ट है एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट कोहोफैक्टर। कोहोफैक्टर कुड बी इनऑर्गेनिक, इट कुड बी ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक टेम्परली अटैच्ड होगा, आइंस होती हैं। कुछ ऑर्गेनिक ऐसे होते हैं जो कि टेम्परली अटैच्ड होते हैं। दोस काइंड ऑफ कोफैक्टर व्हिच आर ऑर्गेनिक इन नेचर एंड टेम्परली अटैच्ड ऑन द प्रोटीन पार्ट आर नोन एज कोएंजाइम। एनएडी, एफएडी, एनएडीपी की एग्जांपल की बात की थी हमने। उसके बाद कुछ कोफैक्टर ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं और टाइटली अटैच्ड हो जाते हैं परमानेंटली। ऐसे काइंड के जो कोफैक्टर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उन्हें हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। उसके बाद हमने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की बात की थी। कल मैंने आपको लॉक एंड की मॉडल बताया था। लॉक एंड की के मॉडल के अकॉर्डिंग वो मॉडल किसने दिया था? एमिल फिशर ने, इन द ईयर ऑफ 1898 एमिल फिशर ने बताया था कि जिस तरीके से एक लॉक के अंदर बहुत सारी कीज इन हो सकती हैं, ठीक है जी, लेकिन इसको अनलॉक करने के लिए, ओपन करने के लिए एक ही स्पेसिफिक की होगी। इसी तरीके से एंजाइम की इस स्पेसिफिक साइट में बहुत सारे सबस्ट्रेट इन तो हो सकते हैं, लेकिन वही सबस्ट्रेट कैटालाइज हो पाएगा, वही सबस्ट्रेट रिएक्शन स्टार्ट कर पाएगा, वही सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिविटी स्टार्ट कर पाएगा जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो और इसी का सबस्ट्रेट हो। ठीक है जी, और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हमने ये समझा था। मैंने आपको बताया था इसकी एक लिमिटेशन है, जो हमने लॉक एंड की मॉडल कल पढ़ा था। लॉक एंड की मॉडल, उसकी एक लिमिटेशन है। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दैट सतीश? वेरी गुड, वेरी गुड। उसने बताया था कि भाई सबस्ट्रेट और एंजाइम का रिलेशनशिप फिजिकल है। इट इज अ काइंड ऑफ रिज्ड नेचर ऑफ एंजाइम। उसने एंजाइम को बताया कि एंजाइम रिज्ड है, जबकि ऐसा नहीं है। एंजाइम प्रोटीनेशियस होने की वजह से फ्लेक्सिबल है, थोड़ा स्मूथ है, वो हम देखेंगे। वो डिफाइन किया है इंड्यूस फिट मॉडल को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट ने, और उनका नाम क्या था? कौन बता रहा है हमें? इनका नाम हॉचलैंड। इन द ईयर ऑफ नो 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 1959। 1959 हॉचलैंड ने कहा देखो क्या होता है कि एक प्यारा सा एंजाइम, और एंजाइम की इस साइट को हम क्या कहते हैं साजिद? एक्टिव साइट। और ये क्या है हमारा प्यारा सा सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कैन फिट इनटू व्हाट? द एक्टिव साइट। एज सून एज द सबस्ट्रेट विल फिट इनटू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगी। ठीक है जी, देखो पहले एंजाइम कुछ इस तरीके का था, अब इसकी शेप में चेंज आई है। शेप में चेंज आई है सिकंदर? ठीक है जी, एंजाइम के सबस्ट्रेट के आने की वजह से, सबस्ट्रेट के फिट होने की वजह से एंजाइम की शेप में चेंज इंड्यूस हुआ है। ठीक है जी, तो क्योंकि एंजाइम के शेप में चेंज आया है ना सबस्ट्रेट के फिट होने की वजह से, ऐसे काइंड के मॉडल को इंड्यूस फिट मॉडल कहा जाता है कि सबस्ट्रेट के फिट होने की वजह से एंजाइम की शेप में चेंज आ जाए, चेंज इंड्यूस हो जाए।
दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड फिट मॉडल। और जो चेंज आएगा ना, चेंज से एंजाइम जग जाएगा कि हाँ भाई बहुत आराम कर लिया, अब काम करो, सबस्ट्रेट आ गया है, बाइंड करो, इसको ब्रेक करो। आ रही है बात समझ में? ठीक है जी। से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर ये एक एंजाइम है और इसकी एक्टिव साइड में कार्बन डाइऑक्साइड इन हो गया एज अ सबस्ट्रेट और वाटर इन हो गया एज अ सबस्ट्रेट, और अगर ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है तो क्या बनेगा सतीश? ग्लूकोज, ग्लूकोज और ऑक्सीजन भी। ठीक है, हाउ डू यू फॉरगेट द ऑक्सीजन? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अच्छा चलें जी, बनेगी तो इसके साथ। ठीक है जी, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन क्या है इसके लिए? ये दोनों सबस्ट्रेट थे, ये क्या है? प्रोडक्ट। और इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जो एंट्री है वो इसकी शेप में चेंज इंड्यूस कर देगी। ठीक है, फिट होने के बाद दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द इंड्यूस फिट मॉडल। ये ज्यादा वाइडली है ना एक्सेप्टेड है। उसकी वजह ये कि इन्होंने ज्यादा एम्फेसिस किया है एंजाइम की फ्लेक्सिबिलिटी पर। इट एम्फेसिस ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर बिलव्ड एंजाइम। ठीक है जी। लॉक एंड की मॉडल फिजिकल रिलेशनशिप बताता था, रिजिड रिलेशनशिप बताता था एंजाइम के लिए, जबकि एंजाइम रिजिड नहीं, एंजाइम फ्लेक्सिबल है। आर यू गेटिंग मी? आगे बढ़े, चले जी एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ते हैं। देखें, एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि हमारे पास ये एक प्यारा सा एंजाइम है और ये एंजाइम की क्या होती है? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट में कौन बाइंड करेगा? ठीक है जी, सबस्ट्रेट। अच्छा, सबस्ट्रेट जब बाइंड करेगा एक्टिव साइट के अंदर, ठीक है जी, ये सबस्ट्रेट कंबाइन होकर के हमें क्या प्रोवाइड कर देंगे? प्रोडक्ट। ठीक है जी। अच्छा अब देखो, इस केस में हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा ना वो है कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर के हमें देंगे H2CO3। बात आ रही है समझ में? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो थे यहाँ पर सबस्ट्रेट है, जबकि H2CO3 प्रोडक्ट है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो वो कुछ इस तरीके का होगा, वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, और हमारा जो ये वाला, इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था जी? इसका नाम क्या है? कार्बोनिक एसिड। विच एंजाइम वी रिक्वायर फॉर इट्स फॉर्मेशन? विच काइंड ऑफ एंजाइम वी रिक्वायर फॉर इट्स फॉर्मेशन? कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन। कौन सा एंजाइम चाहिए होगा? जिंक तो उसके लिए एक्टिवेटर है। एंजाइम का नाम क्या है जी? नहीं, एंजाइम एंजाइम का नाम क्या है? एंजाइम का नाम क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और इसको अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कौन सी आयन चाहिए? नहीं, इसको अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कौन सी आयन चाहिए? जिंक आयन। राजा बेटा जिंक आयन चाहिए इसको अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। ठीक है जी, फिर से रिपीट करता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन हुए, हमें कार्बोनिक एसिड मिल गया। कार्बोनिक एसिड बनवाने के लिए एंजाइम है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये रिएक्शन किस जगह पे होता है? हमारी बॉडी के अंदर। सेल। कौन से सेल? कौन से सेल? आरबीसीज। वेरी गुड, थैंक यू फॉर नोइंग। अब देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, ये वाटर का स्ट्रक्चर है, ये कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर है। देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करना है ना, और अगर हमें कार्बोनिक एसिड चाहिए तो हमें ये वाले बॉन्ड ब्रेक करने होंगे, ये वाले बॉन्ड ब्रेक करने होंगे, ये वाले बॉन्ड ब्रेक करने होंगे, ये वाले बॉन्ड ब्रेक करके और नए बॉन्ड फॉर्म करने होंगे। ठीक है जी। बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। वी रिक्वायर व्हाट? एनर्जी। रिक्वायर एनर्जी। अच्छा, इसी तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन से ना एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज, ये वाली बात समझ में आ रही है? एनर्जी रिलीज। अच्छा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जो सबस्ट्रेट है ना, सबस्ट्रेट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। और जब सब प्रोडक्ट बन जाएगा, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज। ठीक है, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है सबस्ट्रेट के बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच वी रिक्वायर टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द सबस्ट्रेट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। इस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। सो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी सतीश? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। और ये बॉन्ड क्यों ब्रेक करना होता है हमें? बॉन्ड क्यों ब्रेक करना होता है? बॉन्ड क्यों ब्रेक करना होता है? ताकि हमें क्या मिल सके? प्रोडक्ट मिल सके।
हमें प्रोडक्ट मिल सके। एक बार रिपीट करते हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, सबस्ट्रेट के बॉन्ड ब्रेक करने होंगे, और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को क्या कहेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये वाली बात आ गई समझ में? अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये आपको एक ग्राफ यहाँ पर बनाया गया है। देखें, हमारे पास यही रिएक्शन है, यही रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सिकंदर ये कंबाइन होकर हमें क्या दे रहे थे? कार्बोनिक एसिड, जो कि क्या है? प्रोडक्ट है, H2CO3, वो यहाँ पर प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा, मैंने कहा कि इसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है जी, अच्छा, जैसे ही वो एनर्जी हम इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। ठीक है जी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी से चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, और हमें ये भी पता है कि जब सबस्ट्रेट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ये जो एनर्जी हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ये किस लिए चाहिए? इसके अंदर जो बॉन्ड है ना उसको ब्रेक करने के लिए चाहिए। ठीक है, और जब ये प्रोडक्ट बन जाएगा, जब ये कार्बोनिक एसिड बन जाएगा तो वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है जी, कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। वंस प्रोडक्ट बन गया, वो प्रोडक्ट एनर्जी रिलीज कर देगा। एंजाइम क्या करते हैं यहाँ पर? देखें, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। ठीक है जी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए ना सिकंदर, तो अगर एंजाइम होगा ना तो ये एनर्जी बस इतनी चाहिए होगी, बस इतनी सी, और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ये क्यों, वो हम समझेंगे। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एंजाइम कैन लोअर, वेरी गुड, एंजाइम कैन लोअर द नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एसी लिख देते हैं। हर स्टूडेंट को मालूम होता है, लेकिन गुड स्टूडेंट्स को ये मालूम होता है कि ऐसा क्यों, वो रीजन हम देखेंगे। 3 वजूहात है। पहली बात तो ये कि एंजाइम किस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन आयन, सबस्ट्रेट में से हाइड्रोजन आयन लेकर, ठीक है, हाइड्रोजन आयन गेन कर कर, हाइड्रोजन गेन कर कर, दूसरा हाइड्रोजन आयन लूज कर कर, ठीक है, और तीसरा एसिड बेस की तरह बिहेव कर कर। ये सारे हम वन बाय वन देखने वाले हैं, एसिड बेस की तरह बिहेव कर कर। आप एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये देखें, सबसे पहले सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करना था? हमें प्रोडक्ट के अंदर। सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम के बगैर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए, बट एंजाइम की मौजूदगी में एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कैसे करेगा एंजाइम? बाय गेनिंग द हाइड्रोजन, बाय लूजिंग द हाइड्रोजन, एंड बाय बिहेविंग एज अ एसिड और बेस। कैसे? वन बाय वन उस एग्जांपल को देखते हैं। देखें, हमारे पास ये प्यारा सा रिएक्शन है, वही कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर, ये आपस में रिएक्ट करके हमें क्या देंगे? कार्बोनिक एसिड। ये रिएक्शन एंजाइम के बगैर भी हो सकता था, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगती। अब एंजाइम क्या करेगा हम ये देखते हैं। देखें, इस एंजाइम को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कौन सी आयन चाहिए? नहीं, कौन सी आयन चाहिए? आयन, जिंक आयन। ये जिंक आयन पता है क्या करती है? जिंक आयन बोलती है इस हाइड्रोजन को, वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है ना, उसे कहती है कि भाई आप मेरे पास आ जाओ। जिंक आयन ये हाइड्रोजन ले लेगा। जब वाटर में से हाइड्रोजन चला गया तो हमारे पास क्या बचेगा? साजिद जी, एक हाइड्रोजन चला गया तो क्या बचेगा? OH। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बिल्कुल एंग्री हो जाता है इस पर अटैक करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इस पर अटैक कर देता है। ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड का इस पर अटैक हो जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का और इसका आपस में अटैक हुआ ना, जिंक आयन इस हाइड्रोजन को अगेन रिलीज कर देगी और इनमें शामिल कर देगी, और हमें ये कार्बोनिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये जो जिंक आयन ने हाइड्रोजन निकाला है, कार्बन डाइऑक्साइड और OH आपस में मिले हैं। जिंक आयन ने क्या दिया है यहाँ से? हाइड्रोजन, और कार्बन डाइऑक्साइड और कौन मिल गए थे? OH। द पॉइंट एट विच द कार्बन डाइऑक्साइड एंड OH combine together, the point at which carbon dioxide and OH combine together is known as transition state। उसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, that point is nothing but what? The transition state that we have, transition state। हर रिएक्शन को करने के लिए ना हमें उसको ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाना है, बस। ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंच गए, रिएक्शन नीचे खुद ही हो जाएगा। इस ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। अगर एंजाइम होगा ना
तो ये ट्रांजिशन स्टेट देखो कितनी नीचे हो गई। ठीक है, अगर एंजाइम नहीं होता यहाँ पर, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेस नहीं होता, क्या यहाँ पर जिंक आयन होती, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन निकलता, क्या यहाँ पर OH आयन रिलीज होती फॉर द अटैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? तो रिएक्शन ही नहीं होता, और उसको परफॉर्म करवाने के लिए ज्यादा टाइम लग जाता हमें। ये वाली बात समझ में आ रही है? तो एंजाइम बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करेगा बाय गेनिंग हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन गेन करा उसने, ट्रांजिशन स्टेट को और करीब ले आएगा। अगर ट्रांजिशन स्टेट को वो करीब ले आएगा ना, तो इस तरीके से रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा और उसके लिए कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी। ये तो हमने एक एग्जांपल देखी है बाय हाइड्रोजन गेन। अब हाइड्रोजन लॉस से देखते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास एक और एंजाइम है। इस एंजाइम का नाम याद रखिएगा, इस एंजाइम का नाम है सुक्रेज। सुक्रेज पता है ये किस पर एक्ट करता है? ये एक्ट करता है सुक्रोज। नाउ व्हाट इज सुक्रोज? ये बहुत पुरानी बातें हैं, जब हम डिस्कस करते थे। यस, इट इज अ डायसैकेराइड। जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ते थे, वी हैव मोनोसैकेराइड, वी हैव डायसैकेराइड, वी हैव ओलिगोसैकेराइड, वी हैव पॉलीसैकेराइड। डायसैकेराइड के केस में हमने सुक्रोज पढ़ा था, याद है? बहुत पुरानी बात है। टेबल शुगर, कमर्शियल शुगर जिसे हम कहते थे। ठीक है, और उसके बाद हमने माल्टोज डिस्कस किया था, देन लैक्टोज डिस्कस किया था। वही सुक्रोज है ये सुक्रोज। इसके दो यूनिट्स होते हैं, उन यूनिट्स का नाम क्या है? वेरी गुड, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अच्छा जी, इस सुक्रोज पर एक्ट करता है सुक्रेज और इसको ब्रेक कर देता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अगेन, सुक्रोज को अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना है, तो सुक्रोज के जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करना होगा। ठीक है जी, और उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? एनर्जी। उसे क्या कहते हैं? एंजाइम क्या करेगा? उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे कौन अपना रोल प्ले करेगा? यहाँ पर रोल प्ले करने के लिए सुक्रेज जो एंजाइम है ना, सुक्रेज एंजाइम। अब देखें, आपको पता है कि एंजाइम किस चीज से बने हुए होते हैं? प्रोटीन से। और प्रोटीन किस चीज से बनी हुई होती है? अमीनो एसिड से। कुछ अमीनो एसिड ना, कुछ अमीनो एसिड एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं। डू यू रिमेंबर देयर नेम्स? एसिडिक अमीनो एसिड। यस, एसिडिक अमीनो एसिड। बस आप इतना याद रखोगे ना, एसिडिक अमीनो एसिड, इट इज मोर देन इनफ। एसिडिक अमीनो एसिड में दो एग्जांपल है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। आप नहीं भी याद रखोगे चलेगा, आप अगर इतना याद रखोगे ना, एसिडिक अमीनो एसिड मोर देन इनफ। इस एंजाइम की एक्टिव साइट में एसिडिक अमीनो एसिड मौजूद है। आपको पता है जो एसिड्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं? एसिड क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन आयन। ये रिलीज करेगा अपना हाइड्रोजन आयन, ये रिलीज करेगा हाइड्रोजन आयन। और यहां पर हमारे पास मौजूद होगा वाटर। वाटर और ये हाइड्रोजन आयन आपस में मिल जाएंगे, हमारे पास बनेगा H3O, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन जो है ना, ये बिल्कुल हाइड्रोनियम आयन जो है ये अटैक करेगी हमारे प्यारे से सुक्रोज पर। ठीक है जी, हाइड्रोनियम आयन अटैक करेगी सुक्रोज पर। ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। इसमें से हाइड्रोनियम आयन में से पता है क्या होगा? हाइड्रोजन अगेन रिलीज हो जाएगा और बचेगा क्या? H2O, वाटर। और H2O और ये हमारा प्यारा सा सुक्रोज कंबाइन होकर के हमें प्रोवाइड कर देंगे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। द पॉइंट एट विच द वाटर एंड दिस सुक्रोज कंबाइन टुगेदर इस ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट एंजाइम की गैर मौजूदगी में बहुत टाइम के बाद अचीव होगी। उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन एंजाइम सुक्रेज की मौजूदगी में, एसिडिक अमीनो एसिड की मौजूदगी में हाइड्रोजन जल्दी से रिलीज होगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगी। वो हाइड्रोनियम आयन सुक्रोज पर अटैक करेगी, अपना हाइड्रोजन रिलीज करके वाटर उसे दे देगी और इस तरीके से हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाएगा। तो बेसिकली अब तक हमने क्या देखा है? हमने ये देखा है कि जिस तरीके एंजाइम क्या कर रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर रहे हैं। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी सिकंदर? एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? वेरी गुड। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है जी। हर रिएक्शन को करने के लिए रिएक्शन को ट्रांजिशन स्टेट पे जाना पड़ता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी लेकर के ट्रांजिशन स्टेट पे जाना पड़ता है। एंजाइम की मौजूदगी में एक्टिवेशन एनर्जी भी कम और ट्रांजिशन स्टेट पे जल्दी आ जाती है। एंजाइम ये काम कैसे करता है? या तो हाइड्रोजन गेन करेगा, जो कि हमने कार्बोनिक एसिड की कंडीशन में देखा, या तो हाइड्रोजन आयन लूज करेगा। इसने दिया ना अपना हाइड्रोजन आयन। एक और एग्जाम्पल ले गई, एसिड बेस की तरह बिहेव करके। ठीक है जी, देखें ये एक और एंजाइम, समझ में आ रही है बातें? ठीक है जी, चले ये हमारे पास एक और एंजाइम है। पता है इस एंजाइम का नाम क्या है? इस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज।
पॉलीमरेज। अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज का काम ये है कि ये छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स को ना ऐड करता है डीएनए के अंदर, और डीएनए की स्ट्रैंड है ना उसको लॉन्ग करता है, डीएनए की स्ट्रैंड को लॉन्ग करता है। ये वाली बात आ रही है समझ में? ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है? डीएनए का। अच्छा, अब देखें, ये हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। पता है इसको जब न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना होता है डीएनए के अंदर तो ये क्या करता है? ये बेस की तरह एक्ट करता है। और बेसेस क्या करती है? बेसेस क्या करती हैं? या रिलीज करती हैं। और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करती हैं। फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार, बेसिस बेसिस कैन एक्सेप्ट व्हाट? बेसिस क्या एक्सेप्ट करेंगी? हाइड्रोजन आइन। और क्या रिलीज करेंगी सर? ओके सिकंदर, OH आइन रिलीज करेंगी। अच्छा, ये जो एंजाइम है ना इसके अंदर मौजूद होता है मैग्नीशियम। ठीक है, ये मैग्नीशियम क्या करेगा? देखो, आपको अगर डीएनए का स्ट्रक्चर मालूम हो तो डीएनए किस चीज से बना हुआ होता है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट हैं, कौन से सिकंदर? पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फोस्फेट ग्रुप H2PO4, H2PO4, H2PO4। आ रही है वाली बात समझ में? अच्छा, अब देखो मैग्नीशियम क्या करेगा? इसका OH आइन रिलीज कर, OH आइन एक्सेप्ट कर लेगा। मैग्नीशियम जो है इसका OH आइन एक्सेप्ट कर लेगी। मैग्नीशियम कैन एक्सेप्ट इट्स OH आइन। अच्छा, मैग्नीशियम ने OH आइन एक्सेप्ट करी तो इस पर एक चार्ज डेवलप कर जाएगा, इस पर एक प्यारा सा चार्ज डेवलप कर जाएगा। अच्छा, ये बचेगा क्या? देखो, ये पहले था H2PO4, OH दे करके इसके बाद बचेगा HPO3, ये बचेगा HPO3। ये वाली बात आ रही है समझ में? ठीक है जी, मैग्नीशियम ने क्या ले लिया इसका? OH। इसने अपना OH दे दिया, इसने किसकी तरह बिहेव करा? इसने बेस की तरह बिहेव करा। फॉस्फेट ने कैसे बिहेव करा? सिकंदर बताएंगे। इसने अपना OH दे दिया, इसने कैसे बिहेव करा? एसिड की तरह, बेस की तरह? बेस की तरह। इसने OH ले लिया, किसकी तरह बिहेव करा? एसिड बेस, एसिड की तरह। तो ये एसिड बेस की तरह बिहेव करेंगे। अब क्या होगा पता है आपको? अब इसको चाहिए न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ से ग्रोइंग न्यूक्लियोटाइड जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा और उनमें बॉन्डिंग्स बन जाएंगी। इस तरीके से डीएनए पॉलीमरेज जो है एसिड बेस का रिलेशनशिप यूज करते हुए मैग्नीशियम को बना दिया एसिड, उसको बना दिया बेस, और जो है कि डीएनए के अंदर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर दिया। एक बार रिकैप लेते हैं और फिर थोड़ी सी बातें करेंगे और लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा था कि अगर सब्सट्रेट को कन्वर्ट होना इनटू व्हाट प्रोडक्ट के अंदर, तो उसको एनर्जी चाहिए होती है। डेट एनर्जी इज व्हाट? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी किस चीज के लिए चाहिए होती है? बेसिकली बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और जब प्रोडक्ट बन जाता है तो एनर्जी क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। ये बात हमें पता है। अच्छा, एंजाइम क्या करते हैं? उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट को जल्दी ले आते हैं। कैसे करेंगे वो काम? या तो हाइड्रोजन गेन करेंगे, जो कि हमने इन केस ऑफ कार्बोनिक एसिड देखा। इसने क्या करा? इसने पहले इसका हाइड्रोजन लिया, इन दोनों को रिएक्शन के काबिल बनाकर हाइड्रोजन दे दिया। ठीक है, एंजाइम जो है ना हाइड्रोजन लूज भी कर सकता है। देखो, जहां पर एसिडिक अमीनो एसिड थे ना, उन्होंने अपना हाइड्रोजन रिलीज कर दिया, वो हाइड्रोजन वाटर ने लिया, हाइड्रोनियम आयन का अटैक हुआ सुक्रोज पर, और अपना हाइड्रोजन वापस उन्होंने रिलीज करके हमें ग्लूकोज फ्रक्टोज दे दिया। एसिड बेस की तरह बिहेव करके भी एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकते हैं, जिसकी बेस्ट एग्जांपल डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये ग्राफ जो है एक बार फिर से ये ग्राफ देख लेते हैं। इस ग्राफ के अंदर ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला ब्लैक कलर का, ये किसके साथ है? एंजाइम के साथ है, विथ एंजाइम या विदाउट एंजाइम है? विदाउट एंजाइम। थैंक यू फॉर नोइंग। सही कह रहे हैं सतीश, ये विदाउट एंजाइम। अच्छा जी, और ये रेड वाला जो है वो किसके साथ है? विथ एंजाइम, विथ एंजाइम। अच्छा जी, विदाउट एंजाइम, विथ एंजाइम। अच्छा, एक बात याद रखो, जो हमारे पास प्यारा सा रिएक्टेंट होता है ना, रिएक्टेंट उसकी एनर्जी हमेशा प्रोडक्ट से ज्यादा होती है। द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यू शुड रिमेंबर दिस। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्टेंट
को रिएक्टेंट को एनर्जी चाहिए होगी जिसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और ये एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम तब स्टार्ट करेगा जब कोई सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। तो इसको आप ऐसे याद रखोगे, इफ देयर इज नो बाइंडिंग, नो बेंडिंग एंड एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई, इज देयर बेंडिंग, बाइंडिंग, एंजाइम हेल्प इट फिलाई। ठीक है जी, अगर बाइंडिंग नहीं होगी तो एंजाइम इसको बेंड भी नहीं कर पाएगा, तोड़ भी नहीं पाएगा बॉन्ड्स को, और एक्टिवेशन एनर्जी हाई रहेगी। और अगर एंजाइम है तो बाइंडिंग होगी, किसकी किसकी बाइंडिंग होगी इसके अंदर, सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट की बाइंडिंग, बाइंडिंग होगी तो बेंडिंग भी होगी, और इस तरीके से एंजाइम हेल्प करेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाए। आ रही है बात समझ में, और इस तरीके से रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होंगे। तो अब तक आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ये एक मॉडल देखा, इंड्यूस फिट मॉडल, ठीक है जी, और एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लो करेंगे कैसे, हाइड्रोजन लेकर के, दे करके, और एसिड बेस की तरह बिहेव करके। एंजाइम की मौजूदगी में ट्रांजिशन स्टेट भी पहले ही अक्वायर हो जाती है। 3 एग्जांपल से हमने समझा है। कोई सवाल, कोई बात? अच्छा, जो ऐसे रिएक्शन है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में होते हैं, ठीक है जी, आउटसाइड द लिविंग बॉडी होते हैं, उनके लिए एंजाइम नहीं होते तो ये काम हीट करती है, उनके लिए ये काम हीट करती है, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करने का काम हीट, लोवर्ड लोवर्ड बाय हीट। ठीक है राजा बेटा, कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है?